Hello student, today we are going to discuss crystal field theory after the discussion of valence bond theory and Werner theory. As you know that the geometry and bonding between the metal and ligands explained by the number of theory, that is first of all Werner theory, second is valence bond theory and now third is crystal field theory. आज हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दैट इज कॉल्ड CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये एक एक्सटेंडेड थ्योरी है, एडवांस थ्योरी है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो कमियां थी, जो लिमिटेशन था, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा दूर की जा रही है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि जब मेटल और लिगेंड्स के बीच में बॉन्डिंग होती है तो उसमें बता रहे हैं कि मेटल और लिगेंड्स दोनों पॉइंट चार्ज डेवलप करते हैं, अर्थात लिगेंड्स नेगेटिवली चार्ज को डेवलप करेगा और मेटल जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज को डेवलप करेगा। मीन्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस मेटल एंड लिगेंड्स एग्जिबिट पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब ये हुआ कि मेटल पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करेगा, लिगेंड्स नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट करेंगे। अब बात ये है कि मेटल कितना पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करेगा, तो मेटल उस कॉम्प्लेक्स के पास, उस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम के पास जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वही उसका क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा, उतना पॉजिटिव चार्ज को एक्सप्लेन करेगा। सपोज करो किसी कॉम्प्लेक्स में किसी सेंट्रल एटम के पास +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो वो +2 स्टेट को या +2 फॉर्म को एक्सप्लेन करेगा और लिगेंड्स जो होगा वो निगेटिव चार्ज को एक्सप्लेन करेगा। दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनते हैं। फिर अगली बात, फिर से ध्यान सुनिए। पहली बात, मेटल और लिगेंड्स के बीच में जब बॉन्डिंग होने वाली होती है, CFT के अंतर्गत बताया जा रहा है कि मेटल और लिगेंड्स दोनों पॉइंट चार्ज डेवलप करते हैं, अर्थात मेटल पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करेगा, लिगेंड्स नेगेटिव चार्ज को डेवलप करेगा। मेटल उतना पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करेगा या सेंट्रल एटम उतना पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करेगा जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो। अगला पॉइंट, जब लिगेंड्स मेटल के साथ बॉन्डिंग करने आते हैं, जब तक बॉन्डिंग नहीं हुई होती है तो सेंट्रल एटम का d ऑर्बिटल डीजनरेट होता है, अर्थात सबकी एनर्जी लेवल आपस में इक्वल होती है। लेकिन जैसे ही लिगेंड्स उसके साथ इंटरेक्ट करता है, वैसे उसकी कॉम्प्लेक्स बनाता है, इंटरेक्ट करने के बाद वैसे उसकी डीजनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, अर्थात वो ऑर्बिटल डीजनरेट नहीं रह पाता है। अगली बात, जब लिगेंड्स जो है मेटल के साथ इंटरेक्ट करने आता है तो लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और मेटल के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। रिपल्सन के कारण d ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल बढ़ जाती, इंक्रीज कर जाती है, जिसके कारण ग्राउंड स्टेट का d ऑर्बिटल एक्साइटेड में चला जाता है। फिर एक्साइटेड होने के बाद वो ऑर्बिटल टूट जाते हैं। इस तरीके से वहां पे स्प्लिटिंग देखने को मिलता है। ठीक, फिर अगली बात ये है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होने के कारण पेयरिंग यहाँ पर होती है, वीक फील्ड लिगेंड्स होने के कारण पेयरिंग नहीं होती है। तो ये सब आपको CFT के अंतर्गत स्टडी करना है। तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग नोट करते चल रहे हैं। पास्टुलेट्स में आना, पास्टुलेट्स ये है, बोथ metal and ligands exhibit point charge, second point, metal exhibit metal means central atom, metal exhibit positive charge and ligands exhibit negative charge। Third, metal exhibit the number of metal exhibit number of positive charge
number of positive charge is equal to oxidation number of that metal means central atom in the complex. Next point, there is no interaction. Takes place between central atom and ligand. Due to oppositely charge, electrostatic force of attraction developed between central atom and ligands. Due to oppositely charge. Next point, this is the 5th point. अपोजिटली चार्ज होने के कारण दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आयनिक बॉन्ड होते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स central atom, d orbital of central atom, d orbital of central atom have degenerate form. Degenerate form means all five orbital have equal energy. All five orbital have equal energy. जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं बना है तब तक मेटल के पास, सेंट्रल एटम के पास जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर. ये पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल इक्वल होती है, मीन्स डिजेनरेट फॉर्म होते हैं. लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मीन्स लिगेंड अप्रोच कर लेता है, लिगेंड्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, वैसे ही इसकी डिजेनरेसी डी ऑर्बिटल की डिस्ट्रॉय हो जाती है. बट आफ्टर approaching of ligands, the degeneracy will be destroyed. And orbitals splits into two sets, that is EG and T2 set. Two sets, that is dx square minus y square and dz square set. ये एक सेट होगा, dx square minus y square, dz square and dxy, dyz, dzx. आफ्टर अप्रोचिंग मैं सब कंसेप्ट के बारे में आपको समझाऊंगा.
ठीक, पहले आप समझिए बोथ मेटल एंड लिगेंड्स एग्जिबिट पॉइंट चार्ज। मेटल जो होगा ये पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करेगा, लिगेंड्स जो होगा निगेटिव चार्ज को इंडिकेट करेगा। ठीक, इस तरीके से दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के पहले क्या क्या घटना होती है मैं उसके बारे में बताऊं। मेटल कितना पॉजिटिव चार्ज को एग्जिबिट करेगा, जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट पॉइंट, मेटल एग्जिबिट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट मेटल इन द कॉम्प्लेक्स। अगला पॉइंट, देयर इज नो इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड मेटल। इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ड्यू टू अपोजिटिवली चार्ज होने के कारण दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन जब लिगेंड्स मेटल के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है तो मेटल और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी देखने को मिलता है, जिसके कारण जब तक मेटल फ्री फॉर्म में रहता है, जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया होता है, तब तक मेटल का डी ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी लेवल का होता है। लेकिन जैसे लिगेंड मेटल के साथ अप्रोच करता है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, वैसे मेटल का जो डी ऑर्बिटल होता है उसकी डीजनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो ऑर्बिटल दो सेटों में टूट जाता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। फिर अगला सेट होता है dxy dyz dzx। ओके, अगला पॉइंट, इसमें और पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 8, मैंने आपको बताया कि लिगेंड्स और मेटल के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस अट्रैक्शन होता है। क्यों अट्रैक्शन होता है, क्योंकि दोनों अपोजिटली चार्ज के हैं। लेकिन जब लिगेंड्स मेटल के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है तो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी देखने को मिलता है, जिसके कारण डी ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल इंक्रीज कर जाती है और वो डी ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद स्प्लिट कर जाता है। तो अगला पॉइंट ये होगा कि व्हेन मीन्स मैंने आपको क्या बताया कि जब लिगेंड्स जो है मेटल के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है तो रिपल्सन यहाँ पर होता है। तो रिपल्सन टेक्स प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स of ligands and central atom means electron clouds of central atom, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ लिगेंड्स एंड सेंट्रल एटम। दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। जैसे ये यम जो है पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नहीं है। भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तभी ये इसके ऊपर एक पॉजिटिव है। और लिगेंड्स के ऊपर क्या है, लिगेंड्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जब ये इसके द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा, यहाँ इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके इलेक्ट्रॉन और इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और उस रिपल्सन के कारण कुछ घटनाएं होंगी। वो घटनाएं क्या होंगी, डी ऑर्बिटल एक्साइट करेगा और एक्साइट करने के बाद स्प्लिट कर जाएगा। तो क्या मैंने लिखा, रिपल्सन टेक्स प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ लिगेंड्स एंड सेंट्रल एटम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिपल्सन energy of d orbital of central atom increases and d orbital becomes excited. After excitation, splitting takes place. एक्साइटेशन हुआ और फिर क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी, अर्थात ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, स्प्लिट कर जाएंगे, टूट जाएंगे। अब एक चीज और, रिपल्सन जितना ज्यादा होगा, पॉइंट में यहाँ पे समझाऊं, अगर यहाँ पे आप देख सको, रिपल्सन का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, अर्थात लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स
और मेटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्सन जितना तगड़ा होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना ही डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी, उतना ही डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी। मीन्स एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल क्या होगा, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीज करेगा। और जब एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीज करेगा, स्प्लिटिंग भी उतनी ज़्यादा होगी। तो फिर क्या होगा बेटा, स्प्लिटिंग की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। रिपल्सन ज़्यादा हुआ, डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी, स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगा। और जब स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगा तो भी हम लोग स्टडी करेंगे, तो जो स्प्लिटिंग होता है, जो ऑर्बिटल दो खंडों में टूटता है, उनके बीच की जो गैप होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSC। अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा तो CFSC की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये पॉइंट आपको नोट करना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। रिपल्सन जितना ज़्यादा होगा, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल उतना ज़्यादा होगा, स्प्लिटिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, और स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। ये मैंने आपको जो समझाया, आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकली मीन्स एग्जाम्पल में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखिए, मैंने जो पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, उस पॉइंट में जो भी डिस्कशन हुआ उसमें ये पता चला कि वास्तव में डी ऑर्बिटल, जैसे सपोज करो मैंने आपको ये बताया, जैसे Fe NH3 1n6 है और ये पावर +3 है। Fe क्या है, सेंट्रल आइटम है, दिस इज द सेंट्रल आइटम, NH3 क्या है, NH3 आपका लिगेंड्स है। CFT क्या कह रहा है कि सेंट्रल एटम पॉजिटिव चार्ज को एग्जिबिट करेगा, लिगेंड्स नेगेटिव चार्ज को एग्जिबिट करेगा, जिसके कारण दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और बॉन्डिंग होगी, कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये देखिए, ये सेंट्रल एटम जो है पॉजिटिव चार्ज को एग्जिबिट करता है, या इसका जो डी ऑर्बिटल्स होता है, अगर मैं Fe को फ्री फॉर्म जब समझो, 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है, जब ये फ्री फॉर्म होता है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 और क्या होता है 3d6 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d6 है। ओके, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो Fe किस फॉर्म में, +3 फॉर्म है। अगर हम यहाँ पर Fe +3 फॉर्म कर देते हैं तो सॉरी, Fe अगर इसको +3 फॉर्म कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा और 3d 5 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा। +3 का मतलब क्या हुआ, +3 का मतलब ये हुआ कि Fe के आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए गए हैं। आउटर सेल पहले क्या होगा, 4s होगा, तब इसके बाद 3d होगा। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3d से 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 3d के पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। ये 3d 5 है। कुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को फिलअप कर दिए, 1 2 3 4 5। जब ये Fe फ्री फॉर्म में होता है तो ये जो होता है इसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल इन, इसको और भी मैं इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख दूं, 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल, 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट में इनकी पांचों एनर्जी लेवल, पांचों ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल आपस में इक्वल है, इसलिए इसको हम लोग डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। ये ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट में कब रहता है, जब ये मेटल हमारा किसी के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना है, फ्री फॉर्म में जब हमारा मेटल होता है, तो वो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं। लेकिन सपोज करो अगर लिगेंड्स इसके साथ अप्रोच करने आ रहा है, अगर सपोज करो लिगेंड्स अगर आ रहा है इसके साथ अप्रोच करने के लिए, ये मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Fe का है, और कोई लिगेंड सपोज करो NH3 के रूप में यहाँ इसके साथ अप्रोच करने आ रहा है, तो होगा क्या कि मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, इंटरेक्शन होगा, रिपल्सन होगा, दोनों चीजें एक साथ होंगी। रिपल्सन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इंटरेक्शन से थोड़ा कम होता है, लेकिन रिपल्सन होगा। और जब रिपल्सन होगा तो क्या करेगा, ये लिगेंड्स पहले आएगा, इसको एक्साइट करेगा। यहाँ पे आप समझिए ध्यान से,
तो ये इसको आएगा तो सबसे पहले ये इसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए आएगा, तो ये सबसे पहले इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन से क्या होता है, एनर्जी बढ़ती है सिस्टम की, इस ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ये ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग बाद में करेंगे। 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल इन एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट में हो, रिपल्सन होने के कारण इस ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज कर गई। मैंने आपको बताया कि रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन अगर होगा तो क्या होगा, ऑर्बिटल एक्साइट करेगा, ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी, ऑर्बिटल अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड हो जाएगा, और जब एक्साइटेड हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा, या तो ये ऑर्बिटल पुनः बैक होकर अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाए, या फिर ये ऑर्बिटल जो है ये 2 सेटों में स्प्लिट कर जाए, ये 2 सेटों में स्प्लिट कर जाए, या तो इस तरीके से, इसको बोलते हैं dx² माइनस y² dz², और इसको बोलते हैं dxy dyz dzx। ये तीन ऑर्बिटल हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपल डिजनरेट ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे T2g सेट और इसको बोलेंगे EG सेट। या तो ऐसा होता है, ये तो ऑक्टाहेड्रल के केस में भी लोग स्टडी करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3 सेट ऊपर चला जाए और फिर 2 सेट नीचे चला आए, ऐसा भी हो सकता है कि 3 सेट वाला ऊपर चला जाए, 2 सेट। ये डिपेंड करेगा कि लिगेंड्स किस ऑर्बिटल को ज़्यादा रिपेल करना है, किसको ज़्यादा रिपेल कर रहा है। जैसे ये लिगेंड्स आ रहा है, अगर इसके फ्रंट पे ये dx² माइनस y² dz² ऑर्बिटल पहले पड़ जा रहा है तो इसको ज़्यादा रिपेल करेगा, तो जिसको ज़्यादा रिपेल करेगा उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जिसको कम रिपेल कर पाएगा उसकी एनर्जी लेवल कम हो जाएगी। अभी हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये 5 डिजनरेट ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल था, ये क्या कर गया, स्प्लिट कर गया, टूट गया 2 खंडों में। अब थोड़ी सी घटना आप इसको समझो ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ये आपका फ्री फॉर्म मेटल आयन है, जैसे Fe का फ्री फॉर्म मेटल आयन है, जब तक उसके साथ लिगेंड्स नहीं आया है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है, तब तक उसके पास क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल है, मीन्स पांचों की एनर्जी लेवल इक्वल है। लेकिन जैसे लिगेंड्स उसके साथ अप्रोच करने आता है, इसकी डीजनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है आफ्टर एक्साइटेशन, अर्थात इसकी डीजनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कुछ की एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाएगी, कुछ की एनर्जी लेवल कम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रॉय ऑफ डीजनरेसी, मतलब इक्वल एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है, एनर्जी का समान एनर्जी लेवल का नहीं रह पाता है। ये ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझो। जैसे सपोज करो एक पेरेंट्स के ये 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, एक परिवार है, एक पेरेंट्स के 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे की एनर्जी लेवल आपस में इक्वल है, मीन्स 5 बच्चे एक ही परिवार में रह रहे हैं, सबकी ऊर्जा लेवल आपस में बराबर है, सभी लोग आपस में रह रहे हैं एक साथ। लेकिन हुआ क्या कि इसका एक पड़ोसी जो है, सपोज करो ये पड़ोसी जो है इन फैमिली के साथ क्या करना चाह रहा है, कुछ बॉन्डिंग करना चाह रहा है, कुछ रिलेशन स्थापित करना चाह रहा है, जबकि ये किसी के साथ रिलेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन ये आता है इसके साथ रिलेशन स्थापित करना चाहता है। तो कैसे रिलेशन स्थापित करेगा, ये लिगेंड्स आता है और इस 5 ऑर्बिटल को कहता है कि आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है, आपके माँ बाप जो हैं आपकी प्रॉपर्टी को ठीक ढंग से नहीं बांटे हैं, और इन 5 बच्चों के सपोज करो माँ बाप नहीं है। ये लिगेंड्स आता है, इसका जो पड़ोसी है आता है, कहता है कि आपके साथ ठीक नहीं हुआ है। अब उन 5 बच्चों में A B C D E ये 5 बच्चे हैं। हो सकता है वो जो लिगेंड्स आया A B के साथ बोला कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ है, ये प्रॉपर्टी ठीक ढंग से नहीं बंटवारा हुआ है, और उसने कुछ उसके बारे में कुछ प्रूफ भी दे देता है कैसा ऐसा हुआ है। तो वो दोनों बच्चे सपोज करो ये इन दोनों बच्चों को ये बहकाया फुसलाया कि आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है, तो ये दोनों बच्चों की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। और जब इस 5 ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल अभी बराबर थी, लेकिन ये लिगेंड्स आया, इनको गलत इन्फॉर्मेशन दिया और इनकी एनर्जी लेवल क्या हो गई, इनकी एनर्जी लेवल इंक्रीज हुई, तब होगा क्या कि ये बच्चे जो होंगे इनके साथ क्या करेंगे, पूछेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, प्रॉपर्टी ठीक ढंग से क्यों नहीं बटी, मुझको भी चाहिए। ऐसे स्थिति में ये 5 बच्चों की एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। ये हो गया एक्साइटेशन, 5 बच्चों की एनर्जी लेवल बढ़ गई। 5 में क्या होने लगा, आपस में झगड़ा होने लगा, आपस में क्वेरल होने लगा। नहीं, ऐसा नहीं है।
ठीक, या तो पांचों बच्चे पुनः समझौता करके अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाए, क्योंकि एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है? क्रोध अवस्था, एक्साइटेशन। आपको पता है, आप जितने नॉर्मल स्टेज में, अगर आप नॉर्मल स्टेज में रहते हैं तो आप नॉर्मली काम करते हैं, लेकिन जैसे आप एक्साइटेशन होते हैं तो आपको एबनॉर्मल कामों को कर देते हैं, ऐसा काम कर देते हो कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं की जाती है। ये एक्साइटेशन हो गए। एक्साइटेशन होने के बाद या तो इनकी एनर्जी, ये जिस एनर्जी को पाकर एक्साइट हुए हैं, अगर वो एनर्जी लॉस कर दे तो ये पुनः ग्राउंड स्टेट में आ जाए, लेकिन लॉस नहीं कर रहा है, ये बराबर इसको रिपेल कर रहा है। तब होगा क्या? देखो जरा, अगर पांचों बच्चों को वो बार बार पड़ोसी इंद कर रहा, नहीं आपके साथ गलत हुआ है, तो पांचों बच्चे क्या होंगे? बिखर जाएंगे। बिखरे कैसे? ए बी को इंफॉर्मेशन दिया गया, ए बी की एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हो गई और सी डी ई की एनर्जी लेवल क्या हो गई? कम हो गई। फैमिली टूट गई। इसी फैमिली के टूटने को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ये आपका क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। अच्छा, फिर लिगेंड्स को क्या मतलब निकला? इन फैमिली को तोड़ने पर, इन डी ऑर्बिटल को तोड़ने पर लिगेंड्स को क्या मिला? पड़ोसिक क्या मिला? पड़ोसिक ये मिला। अब लिगेंड्स क्या करेगा? इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा। कहा जाता है ना कि जब जब घर लूटा है तब तक पड़ोसी, जब जब घर फूटा है या टूटा है तब तक पड़ोसी लूटा है। इसने क्या किया? इसको तोड़ा। अब ये लिगेंड्स क्या करेगा? इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, इसके साथ बॉन्डिंग करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लिगेंड्स का सिर्फ इतना ही काम था कि ऑर्बिटल को तोड़ देना, और तोड़ने से क्या हो जाएगी? एनर्जी बिखर जाएगी, फिर मैं उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लूंगा। ठीक है, आइए अब इसको हम लोग केमिस्ट्री के रूप में समझते हैं। हमने आपको बताया कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है कि वो डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है दो सेटों में, T2G सेट और EG सेट में। अब हमको क्या क्या पढ़ना है? हमारा जो CFT होता है, हम लोग पढ़ेंगे CFT इन ऑक्टाहेड्रल। CFT इन ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में CFT मतलब कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में है और उसकी CFT हमको स्टडी करना है। जो आपको स्टडी करना होता है वो CFT ऑक्टाहेड्रल का, टेट्राहेड्रल का और स्क्वायर प्लेनर का। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हुआ? जैसे ये हमारे पास मेटल ऑर्बिटल्स हैं, ये मेटल ऑर्बिटल्स हमारे जो हैं ये मेटल ऑर्बिटल्स हमारे एक्स पे हैं, -x हुआ, ये -x हुआ, y है, ये -y हुआ, चलो ये z समझ लो, z है -z हुआ, ये y है और ये -y हुआ। ठीक है, ओके। ये मेटल्स जो हैं वो 3D फॉर्म में। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहें तो इसको ऑक्टाहेड्रल में बना सकते हो। ये आपका ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल बन गया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई। अब देखो होता क्या है, जरा आप ध्यान से समझो। मेटल के पास जो ऑर्बिटल्स है, अगर ऑर्बिटल हमारा x और y एक्सिस के बीच में फंस जाता है तो उसका नाम होता है dxy। ऑर्बिटल अगर हमारा y और z एक्सिस के बीच में पाया जाता है, y और z एक्सिस के बीच में पाया जाता है, इसका नाम होता है dyz। अगर ऑर्बिटल z और x एक्सिस के बीच में पाया जाता है, z और x एक्सिस के बीच में पाया जाता है, इसका नाम होता है dzx। अगर ऑर्बिटल्स जो हैं एक्सिस पर ही पाए जाते हैं, x और y एक्सिस पाया जाता है, तो उसका नाम होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर ऑर्बिटल जो हैं पूरे ऑर्बिटल्स एक ही एक्सिस पे सेंट्रलाइज हो जाए, क्योंकि d के पास d ऑर्बिटल जो होते हैं 4 लोब में बटे होते हैं, तो ये 4 लोब हैं। अगर z एक्सिस पे ही सेंट्रलाइज हो जाए तो उनका नाम होता है dz स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स। ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये सब क्या है? ऑर्बिटल में
प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है। मीन्स हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो सकते हैं, ऐसा इंडिकेशन है, ठीक है। अब जरा देखो, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा एक्सिस के बियॉन्ड है, एक्सिस से दूर है, एक्सिस से नहीं है, तो ऐसे ऑर्बिटल को हम लोग नाम देते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। अगर हमारा ऑर्बिटल एक्सिस से दूर होता है, मीन्स एक्सिस पे नहीं होता है, यहाँ देखो कोई भी ऑर्बिटल एक्सिस पे नहीं पाया जा रहा है, एक्सिस से दूर है, कोई भी ऑर्बिटल एक्सिस में नहीं पाया जा रहा है, तो इसे ऑर्बिटल को नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। और अगर ऑर्बिटल एक्सिस से पाया जाता है तो इसका नाम होता है एक्सियल ऑर्बिटल। तो डी में जो होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स इस तरीके से एक्सियल और नॉन एक्सियल, एक्सियल और नॉन एक्सियल होते हैं। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस पे पाया जा रहा है, इसलिए इसको एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में, जो लिगेंड्स अप्रोच करने आता है वो एक्सिस के थ्रू आता है। जैसे अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स आ रहा है, तो आप ऐसे समझो, आप अज्यूम करिए ये बॉक्स आप देख रहे हैं, ये बॉक्स आप देख रहे हैं, ये बॉक्स 3D फॉर्म में है, इसके पास कितने फेस हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फेस है। ये 6 फेस में ध्यान रखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स होगा, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई होगा, ये जेड एक्सिस, ये माइनस जेड एक्सिस। तो हमारे जो लिगेंड्स हैं वो कितने लिगेंड्स आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स आ रहा है, और 6 लिगेंड्स 6 फेस से आ रहा है, इस 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 फेस से और इस फेस से आ रहा है, 6 फेस से आ रहे हैं। और 6 फेस से क्या है, 6 फेस से हमारे पास क्या है, एक्सिस है। मतलब हमारे पास जो लिगेंड्स आ रहे हैं, लिगेंड्स इस डायरेक्शन से भी आ रहा है, लिगेंड्स इस डायरेक्शन से भी आ रहा है, ध्यान रखिएगा, लिगेंड्स जो है इससे भी आ रहा है, लिगेंड्स इससे भी आ रहा है, लिगेंड्स हमारा इससे भी आ रहा है, लिगेंड्स हमारा इससे भी आ रहा है, इस साइड से। कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 डायरेक्शन से लिगेंड्स, टॉप से आ रहा है, बॉटम से आ रहा है, इधर से मीन्स राइट से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, फ्रंट से आ रहा है, बैक से आ रहा है। और जिस साइड से लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रल के केस में आ रहे हैं, सारी डायरेक्शंस में एक्सिस मिल रहा है, सारे डायरेक्शन क्या मिल रहा है बेटा, एक्सिस मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी लिगेंड्स आ रहा है, जैसे सपोज करो यहां पर मैंने क्या बनाया, ये आपका ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स हुआ, ये वाई है, माइनस वाई हुआ, और ये सपोज करो जेड वाला है, मैं एक ही के सब बना दे रहा हूँ, ये जेड वाला है। अगर लिगेंड्स आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इस डायरेक्शन से भी आ रहा है, इस डायरेक्शन से भी आ रहा है, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन, तो सबसे ज्यादा किसको रिपल्सन करेगा, सबसे ज्यादा एक्सियल ऑर्बिटल को रिपल्सन करेगा। क्यों, क्योंकि एक्सिस के थ्रू आएगा, तो जो ऑर्बिटल एक्सिस पे पाए जाएंगे उन एक्सिस वाले ऑर्बिटल और लिगेंड्स के ऑर्बिटल के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा। ऐसी स्थिति में हमारे पास 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो एक्सियल हैं, तो वो ऑक्टाहेड्रल के केस में अगर लिगेंड्स एक्सियल के थ्रू आ रहा है तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसको करेगा, dx² - y² और dz² को। तो ऐसी स्थिति में आइए देखिए और भी इसके पॉइंट्स। मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो एक्सिस पे हैं, 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो एक्सिस पे हैं। चलिए मैं एक एक के बारे में, सपोज करो ये हमारे पास एक एक्सियल ऑर्बिटल है, और ये ऑर्बिटल जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये आपका dx,
ये ऑर्बिटल एक्स और वाई एक्सिस पे पाया जा रहा है, इसका नाम क्या होगा, डी एक्स वाई। ये आपका डी एक्स वाई है, सॉरी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है। क्योंकि ऑर्बिटल किस पे पाया जा रहा है, एक्सिस पे पाया जा रहा है। ऑर्बिटल किस पे पाया जा रहा है बेटा, एक्सिस पे पाया जा रहा है। इसमें चलिए मैं एक ऑर्बिटल और बना दे रहा हूं, उसका नाम है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। ये आपका डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है। और भी ऑर्बिटल हैं जो एक्सिस से दूर हैं। कुछ ऑर्बिटल ऐसे हैं जो एक्सिस से दूर हैं। वो कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स। 3D फॉर्म में हमको बेटा समझना है। तो कुछ ऑर्बिटल इससे एक्सिस पे नहीं, अगर हमारे पास जो लिगेंड आ रहा है वो एक्सिस के थ्रू आ रहा है, एक्सिस के थ्रू आ रहा है, एक्सिस के थ्रू आ रहा है। ये माइनस वाई हुआ, ये माइनस जेड हुआ और ये माइनस एक्स हुआ। तो एक्सिस के थ्रू आ रहा है, इधर से भी आएगा क्योंकि 6 लिगेंड की जरूरत है और 6 लिगेंड एक्सिस के थ्रू आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा किस एक्सिस पे लिगेंड आ रहे हैं, सबसे ज्यादा किसको रिपेल करेंगे, एक्सिस वाले को। ये वाला ऑर्बिटल तो दूर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर के बीच में इस ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। किसके कंपेयर में, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स के कंपेयर में। ठीक, अब बात ये होती है कि सर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर में किसको रिपल्सन ज्यादा करेगा। तो देखो किस पे लिगेंड्स ज्यादा मिल रहे हैं, एक्स वाई। देखो 1 लिगेंड, 2, 3 और 4 लिगेंड्स जो हैं वो एक्स और वाई एक्सिस पे आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसको मिल रहा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जेड पे 2 लिगेंड्स आ रहा है, जेड एक्सिस पे माइनस जेड एक्सिस पे, इस पे रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो इसी स्थिति में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर दैन डी जेड स्क्वायर। ओवरऑल हमको क्या मिला, हमारे पास जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, मैंने आपको क्या बताया, सीएफटी में क्या होता है, सेंट्रल एटम जो होता है वो जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया रहता है तब तक उसके पास क्या होता है, सारे ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल इक्वल होती है। लेकिन जैसे ही लिगेंड्स उस पर अप्रोच करने आता है उसकी डीजनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ की कम हो जाती है। किसकी बढ़ती है, जो एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि हमारे लिगेंड्स एक्सिस के थ्रू आते हैं। तो जो एक्सिस से जो फ्रंट पे मिलेगा उसको रिपल्सन ज्यादा मिलेगा और रिपल्सन ज्यादा होने से उसकी स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, अर्थात उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अब देखो हमारे पास जो 5 ऑर्बिटल थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर के ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स के कंपेयर में ज्यादा हो गए। अगर इसमें भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, फिर डी जेड स्क्वायर की। ओके, अभी और भी बातें कंटिन्यू। ये तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब बात ये है कि जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल के केस में स्टडी करते हैं तो यहाँ पर एक बात आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स के बारे में। ऑक्टाहेड्रल के केस में हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स या स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। लिगेंड स्ट्रेंथ की जब बात होती है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या होता है, जिसमें ऐसे लिगेंड्स जिसमें डोनर ग्रुप्स जो होता है नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो और सल्फर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। मीन्स दोज लिगेंड्स which donor group is क्या होगा, डोनर ग्रुप क्या होगा बेटा, वो या नाइट्रोजन, डोनर ग्रुप्स नाइट्रोजन होंगे, कार्बन होंगे, सल्फर होगा, फास्फोरस होगा। नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस ऐसे जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे। जैसे आपका CO है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, CN माइनस है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, NC माइनस है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, ठीक है, NCS माइनस है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है।
PPS3, PPS3 सेकेंड साइड, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट्स है। ठीक, PME सेकेंड साइड, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट्स है। ये सारे आपके अमोनिया NH3 स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट्स है। EN स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट्स है। EDTA स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट्स है। EDTA स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट्स है। GLY स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट्स है। ये सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट्स। स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट्स से क्या होता है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट्स अगर आपके पास होता है, शॉर्ट मूवमेंट, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट्स होता है तो होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट्स से डेल जीरो की वैल्यू क्या होती है? लार्ज हो जाती है, और डेल जीरो की वैल्यू ग्रेटर दैन पेयरिंग एनर्जी। ये क्वेश्चन मिलता है, डेल जीरो की वैल्यू लार्ज हो जाएगी और डेल जीरो की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है। अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। दूसरा होता है वीक लिगेंड्स। वीक लिगेंड्स, वीक लिगेंड्स क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड्स मीन्स दोज लिगेंड्स which donor groups are halogen, which donor groups are halogen, ये यहाँ पे सल्फर नहीं होगा बेटा, ये सल्फर नहीं होगा, हेलोजन एंड सल्फर। हेलोजन में जैसे आपका फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब क्या है? आपके वीक फिलिगेंट्स है। और इसमें भी सल्फर कंटेनिंग है, जैसे SCN- है, SCN-, ये सब आपके क्या है? वीक फिलिगेंट्स है। ओके, ऑक्टाहेड्रल के केस में जब हम लोग स्प्लिटिंग की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि सपोज करो ये हमारे पास d ऑर्बिटल है, ये 5 d जनरेट d ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट में ये हमारा मेटल जो है जब फ्री फॉर्म में है तो 5 d जनरेट d ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट में है। जैसे लिगेंड्स के साथ अप्रोच करने आता है तो मेटल के पास भी क्या है? कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इन मेटल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में क्या हुआ? रिपल्सन हुआ। रिपल्सन होने के कारण ये डी जनरेट डी ऑर्बिटल क्या होता है? एक्साइट होता है। 1 2 3 4 5 ये डी जनरेट डी ऑर्बिटल है। 5 डी जनरेट डी ऑर्बिटल इन एक्साइटेड स्टेट। इसके रिपल्सन से इस ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, हायर हो जाती है, और ये क्या हो जाता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो मैंने आपको बताया एक्साइटेड स्टेट में ऑर्बिटल रहना पसंद नहीं करेगा। ये जितनी एनर्जी रिपल्सन से पाया है, या तो उतनी एनर्जी को लॉस करके ग्राउंड स्टेट में आ जाए, ये बहुत कम होता है, या फिर ये ऑर्बिटल क्या कर जाए? ये ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाए। तो ये ऑर्बिटल क्या होता है? इतनी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, ये ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है। ऑक्टाहेड्रल के केस में जो स्प्लिटिंग होती है वो इस टाइप की होती है कि dx² - y² और dz² की एनर्जी हायर होगी, और फिर dxy dyz dzx की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। अगर हम यहाँ पर एनर्जी पैरामीटर में देखें, जैसे द एनर्जी पैरामीटर, तो यहाँ पे देखिए इसकी एनर्जी हायर हो गई। इसको बोलते हैं बेटा बैरी सेंटर। दिस इज द बैरी सेंटर। बैरी सेंटर का मतलब जहाँ पे एक्साइटेड कंडीशन हमारा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है वो बैरी सेंटर होता है। चूंकि यहाँ पे ट्रिपल डिजेनरेट ऑर्बिटल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं T2G सेट। ऑक्टाहेड्रल के केस में जी सब्सक्रिप्ट लगाते हैं ऑक्टाहेड्रल में, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल हमारा सिमेट्रिकल होता है। टेट्राहेड्रल के केस में जी सब्सक्रिप्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल हमारा सिमेट्रिकल नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है? ये EG सेट होता है। इनके बीच की जो एनर्जी गैप होती है, वो क्या होती है? देखिए जरा,
इनके बीच की जो एनर्जी गैप होती है वो होती है, ऊपर वाले की जो एनर्जी गैप होती है वो +0.6 डेल जीरो, और इसकी जो एनर्जी होती है -0.4 डेल जीरो। टोटल जो ये गैपिंग होती है, जो इनके बीच की गैपिंग होती है, इसको बोलते हैं CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन लेंस। मीन्स द एनर्जी गैप बिटवीन EG एंड T2G सेट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन। एनर्जी डेफिनेशन यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ। CFSC की क्या डेफिनेशन है? द एनर्जी गैप बिटवीन T2G set and EG set called crystal field stabilization energy। कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल जीरो बोलते हैं। ये डेल जीरो होती है, और ये डेल जीरो की वैल्यू, ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन मैथमेटिकल नहीं है। माइनस का मतलब ये हुआ कि इसकी जो ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल है बैरी सेंटर से नीचे है। माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, साइन इंडिकेट एनर्जी बिलो टू द वेरी सेंटर। और प्लस साइन का क्या मतलब हुआ? प्लस साइन का मतलब ये हुआ इंडिकेट एनर्जी हायर टू द वेरी सेंटर। ऐसे स्थिति में अगर हम लोग एक डेल जीरो की वैल्यू देखें तो एक डेल जीरो इक्वल टू क्या होता है? +0.6 प्लस माइनस आप हटाएंगे 0.4, तो कितना हो गया? 1 डेल जीरो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डेल जीरो। क्योंकि ये माइनस मैंने आपको बताया ना, माइनस मैथमेटिकल साइन नहीं है कि इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो घट जाएगा, नहीं, इन दोनों को जोड़ा जाएगा। तो इन दोनों के बीच की जो एनर्जी गैप होती है वो डेल जीरो होती है। अब ये कैसे आया मैं आपको बता दूं। जैसे एक ऑर्बिटल के पास ये d ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है इनके पास, 1 2 3 4 5। अगर ये दो खंडों में स्प्लिट करता है, ये दो खंडों में स्प्लिट करता है, इसमें और इसमें, तो 2 वाला जो जाएगा, ये 2 वाला जा रहा है तो 2/5 हो जाएगा, तो 0.4 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ये 3 वाला जिधर जाएगा ये हो जाएगा 3/5, इसकी वैल्यू 0.6 हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा 3 वाला जिधर जाएगा, जैसे 3 वाला जिधर जा रहा है, ये अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए इसमें इतना जोड़ा जाता है। 3 वाला चूंकि हमको कंप्लीट करना है, 3 वाला जिधर जाएगा उसमें इतना जोड़ा जाएगा, 2 वाला जिधर जाएगा उसमें इतना जोड़ा जाएगा। ये डिफरेंसेस होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये लिगेंड अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आता है तो रिपल्सन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। मैं यहाँ पे आपको 2 केस समझाऊंगा। अगर ये लिगेंड्स इस पे आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आता है तो रिपल्सन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, और जब रिपल्सन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है तो डेल जीरो ये क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है। डेल जीरो लार्ज हो जाता है, मीन्स दोनों के बीच की जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ जाती है, दोनों की गैप बढ़ जाएगी, और गैप बढ़ने पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पर ये वीक फील्ड लिगेंड्स आ रहा है, रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, और जब रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी, डेल जीरो की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। और जब डेल जीरो की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी तो दोनों के बीच में CFSC क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चूंकि गैप कम हो जाएगा तो दोनों के बीच की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक, तो ये तो था। अब हम लोग बात करेंगे, ये जो हम लोग अब बात करेंगे CFSC कैसे कैलकुलेट किया जाता है। CFSC कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो CFSC कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला बनाया गया है वो ये है, कैलकुलेशन ऑफ CFSC।
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जो कैलकुलेशन होता है वो ये ही होता है, एन T2G इंटू माइनस 0.4 del 0 प्लस NEG इंटू प्लस 0.6 del 0 इक्वल, और यहाँ पर हो जाएगा एन डैश। ये है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का कैलकुलेशन, वेयर एन T2G number of electrons in T2G set, NEG number of electrons in EG set, ओके। और फिर एन डैश क्या है, नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कराए जाएंगे, नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन। पी क्या है, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी है। एन T2G में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको देखेंगे, NEG में रखेंगे, एन डैश नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन। पी क्या है, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी किसे कहते हैं, जैसे सपोज करो ये हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स। अगर इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ पेयरिंग कराना पड़े, आपको पता है दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं सेम चार्ज के हैं, रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होगा तो ये पेयरिंग नहीं करना चाहेंगे, हमको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी इसको देनी पड़ेगी पेयरिंग कराने के लिए, वही एनर्जी क्या कहलाएगी, पेयरिंग एनर्जी। मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी used to the pairing of electron called pairing energy, PFSC in octahedral complexes, CFSC in octahedral complexes। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम लोग CFSC को निकालना सीखे। अब देखो आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन होंगे, D1, D2, D3, D8, D9, D10। अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑक्टाहेड्रल के केस में मिलता है तो इसमें लिगेंड स्ट्रेंथ इज नॉट कंसीडर। आपने देखा कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के बारे में मैंने आपको बताया। अगर इस तरीके से कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3, D8, D9, D10 मिलता है तो वहाँ पे लिगेंड स्ट्रेंथ कार्य नहीं करता है, चाहे आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हों या फिर वीक लिगेंड्स हों, CFSC की वैल्यू वही होगी। हाँ, फिर किसमें वर्क करता है, D4, D5, D6, D7 में लिगेंड स्ट्रेंथ वर्क करता है, इसमें लिगेंड स्ट्रेंथ वर्क करते हैं। लिगेंड स्ट्रेंथ इज कंसीडर, मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे वैल्यू कुछ और आएगी CFSC की, वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे तो वैल्यू कुछ और आएगी। तो ये देखें एक एक के बारे में। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे D1 के लिए। D1 आपको पता होगा, D में जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे, दिस इज द 5D जनरेट D ऑर्बिटल, 5D जनरेट D ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट में, ओके, ग्राउंड स्टेट में है। ये आपका मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, अर्थात सेंट्रल एटम का। जब उसके पास D1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो
तो ध्यान रखिएगा अगर कोई भी लिगेंड इसके साथ अप्रोच करने के लिए आ रहा है तो मैंने आपको बताया कि इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और ये रिपल्सन का मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है इसका CFSP क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अगर रिपल्सन ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड्स आ रहा है तो रिपल्सन का मैग्नीट्यूड क्या करता है, कम करता है, और जिसके कारण क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। क्योंकि रिपल्सन कम होगा, एक्साइटेशन कम होगा तो फिर स्प्लिटिंग भी कम हो जाएगी। तो आपको पता है जब ये लिगेंड्स इसके साथ इंटरेक्ट करने आता है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्सन होता है, जिसके कारण ये ग्राउंड स्टेट का डी ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल इन एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कंटेंट किया है। फिर इसके बाद आफ्टर एक्साइटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल क्या करेगा, एक्साइटेशन के बाद 2 खंडों में स्प्लिट कर जाता है। आपको पता है T2G सेट और फिर EG सेट। T2G अभी आपने देखा T2G सेट और EG सेट में स्प्लिट कर जाता है। इस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर बोलते हैं। दिस इज द बैरी सेंटर। अगर ऑर्बिटल एक्साइटेशन वाला ऑर्बिटल जिस पॉइंट पे होता है उसको बैरी सेंटर बोलते हैं। एक्साइटेशन का ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग ऑर्बिटल होता है, अगर वो टॉप पे जाता है तो उसकी एनर्जी, उसकी जो वैल्यू होती है प्लस में होती है, प्लस 0.6 डेल जीरो होती है। बॉटम पर आने पर उसकी जो एनर्जी होती है -0.4 डेल जीरो होती है। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रही है, माइनस साइन इंडिकेट कर रही है एनर्जी जो है बैरी सेंटर के नीचे जा रही है। और इन दोनों के बीच की जो एनर्जी गैप होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेल जीरो, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मीन्स द एनर्जी गैप बिटवीन EG एंड T2G सेट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होगा वो किस में होगा, इसमें होगा, T2G सेट में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को हम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर में डालते हैं। तो सबसे पहले लोअर ऑर्बिटल में एनर्जी इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर इसके बाद हायर में डालेंगे। तो इस तरीके से T2G के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, EG अभी खाली। तो अभी आपने देखा जो CFSC का कैलकुलेशन होता है, CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जो कैलकुलेशन होता है, एन T2G इंटू -0.4 प्लस NEG इंटू 0.6, ये हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल जीरो यूनिट लगाए प्लस n डैश p। एन T2G नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G 1। तो आप क्या करेंगे, 1 इंटू -0.4 प्लस NEG का इलेक्ट्रॉन, NEG में इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। तो क्या हो जाएगा, इसके पास 0 रखेंगे, 0 इंटू 0.6 और फिर क्या रखेंगे, डेल जीरो n डैश p। ध्यान रखिएगा जब इसमें लिगेंड स्ट्रेंथ नहीं वर्क करता है तो n डैश की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। n डैश की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे n डैश की वैल्यू 0 रख देंगे, 0 इंटू p। ओवरऑल हमारे पास क्या मिला, n डैश का मतलब नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन किसी के साथ पेयर नहीं कर रहा है तो n डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू मिली -0.4, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, -0.4 डेल जीरो। दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये वैल्यू मिला। ओके, अब यहाँ पे चाहे आप वीक फील्ड लिगेंड लाइए या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लाइए, चाहे वीक फील्ड लिगेंड्स लाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स T2G सेट में ही रहेगा। इसका मतलब ये अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ वीक फील्ड लिगेंड्स का CFSP वही आएगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का कैलकुलेशन करूँ तब भी यही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लिगेंड्स का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, दूसरे हम लोग बात करते हैं D1 के बाद D2 की बात करते हैं। D2 की अगर हम लोग बात करें तो इसी में इलेक्ट्रॉन को डालें, D2 में इसी में इलेक्ट्रॉन को डालें। चलो भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लाएंगे, चाहे यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड्स आए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आए, रिपल्सन होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, T2G सेट में। तो इस समय यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ये तब भी 0 हो जाएगा। उस समय CFSC इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एन T2G इंटू -0.4 प्लस NEG इंटू 0.6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस n डैश p। तो n T2G की वैल्यू कितना है, 2 है। 2 इंटू -0.4
NEG की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0 इंटू 0.6 हो जाएगी और यहाँ पर वैल्यू N डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस 0 इंटू P। इसके पास कितनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिली -2.8 डेल 0 CFSC क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ D2। अब वो D2 चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो या वीक फील्ड लिगेंड्स है वैल्यू यही आएगी -2.8। लेकिन अगर हम लोग D3 की बात करें, D3 की बात करें, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन एक और आ गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और डाल देते हैं तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स किस में ही रहेंगे T2G सेट में। क्यों? क्योंकि T2G सेट का लोअर ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल है। इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे पहले किस में जाता है लोअर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल में, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तब इसके बाद इसमें जाएगा। तो चलिए इलेक्ट्रॉन इसमें गया, अब हम लोग क्या करेंगे सिर्फ NT2G की वैल्यू कितना रख देंगे 3 रख देंगे, बाकी तो सब 0 रहेगा। तो हो जाएगा हमारे पास जो CFSC आएगा 3 के लिए कितना आ जाएगा वो -1.2 डेल 0 आ जाएगा। कैसे आया? हम लोग NT2G की वैल्यू 3 रख देंगे, 3 4 जा 12 आ जाएगा, -1.2 आ गया। ये किसके लिए आ गया 3 के लिए आ गया। अगर सपोज करो हम लोग किसके लिए बात करें D8 के लिए बात करें, 3 4 5 6 7 और ये 8 होगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसमें कि ये 6 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, ठीक ना। तो देखो इसमें EG में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, T2G सेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें वैल्यू रखेंगे तो CFSC क्या हो जाएगा CFSC इक्वल टू क्या रखेंगे NT2G की वैल्यू 6 रखेंगे, 6 इंटू -0.4 प्लस NEG की वैल्यू 2 रखेंगे 2 इंटू 0.6। अब आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पे पेयरिंग भी हुई है तो N डैश की वैल्यू रखेंगे, तो N डैश की वैल्यू 0 ही रखेंगे। क्यों 0 रखेंगे? आप कहें कि सर N डैश की वैल्यू पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नेचुरल पेयरिंग हो रही है। नेचुरल पेयरिंग का मतलब ये हुआ कि मुझे 8 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डाल दिए। लिगेंड की वजह से नहीं हो रहा है, ये मेरी मजबूरी है। 8 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ डालें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं क्या किया 1 2 3 डाला, 4 5 डाला, 6 7 8 डाला। चाहे ऐसे डालूँ या फिर मैं ऐसे डालूँ 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे। तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो या वीक फील्ड लिगेंड्स हो, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें तो यहाँ पे पेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, चूंकि लिगेंड्स की वजह से नहीं हो रहा है। तो हमारे पास CFSC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2.4 और ये कितना हो जाएगा +1.2 डेल 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया, ये आया -1.2 डेल 0, ये वैल्यू आया D8 के लिए। अगर मैं इसी में D10 की बात करूँ तो ये D8 है। D9 के बारे में बात करूँ तो D9 में क्या हो जाएगा, देखो ये D9 हो गया। D9 में ये 2 2 4 2 6 7 8 8 1 9 3 इलेक्ट्रॉन EG में चले जाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, तो ये 36 18 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा D9 के लिए जो CFSC आएगा आप लोग कैलकुलेट करिए, वो आ जाएगा -2.4 प्लस 1.8 कितना आ गया, ये आ गया 6 0.6 -0.6 डेल 0 आ गया। ये किसके लिए आ गया, ये D9 के लिए आ। ओके, अगर हम D10 के लिए बात करें, D10 के लिए बात होगा तो ये भी क्या हो जाएगा पूरी तरह से पेयर हो जाएगा। EG में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 6 चौक 24। तो D10 के लिए जो CFSC आएगा वो 0 आ जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया किसके लिए D1 D2 D9 D8 D9 D10 में जहाँ पे लिगेंड स्ट्रेंथ वर्क नहीं करता है, आप चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लीजिए चाहे वीक फील्ड लिगेंड्स लीजिए, CFSC की वैल्यू वही आएगी। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे जिसमें लिगेंड स्ट्रेंथ वर्क करता है, जिसमें लिगेंड स्ट्रेंथ वर्क करता है इसके बारे में देखिए। जैसे आपने देखा कि D4 में लिगेंड स्ट्रेंथ वर्क करता है। अगर आपके पास D ऑर्बिटल्स हैं 4 हैं, छोटा छोटा बनाओ ताकि सब में हो जाए, 4 है, इलेक्ट्रॉनों कॉन्फ़िगरेशन कुंड के नियम के अनुसार भरोगे।
filling of electron takes place from filling of electron takes place according to Hund's rule, means ये 5 degenerate d orbital है, degenerate d orbital है इन ग्राउंड स्टेट, ये आपका ग्राउंड स्टेट में, ठीक। इसमें जैसे लिगेंड्स कोई आ रहा है, अब यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे कि कौन सा लिगेंड्स ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स ले रहे हैं, अभी वीक लिगेंड ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो हेडिंग बनाएंगे D4 विथ वीक लिगेंड्स, वीक लिगेंड्स ले रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर वीक लिगेंड्स ला रहे हैं, इसके साथ इंटरेक्ट करा रहे हैं, तो आपको पता है इस वीक लिगेंड्स और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और इस रिपल्सन के कारण इस ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। चलिए ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज की, ये ऑर्बिटल किस में हो गया, एक्साइटेड कंडीशन हो गया। दिस इज द 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल इन एक्साइटेड स्टेट। ओके, ये 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक्साइटेड कंडीशन हो गया। आपको पता है कि ज़्यादा देर तक एक्साइटेशन नहीं रहेगा, ये ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाएगा 2 सेटों में, Eg सेट और T2G सेट। ये दिस इज द T2G सेट। इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं बैरी सेंटर, आपको पता है बैरी सेंटर हुआ। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे 4 हैं। आपको पता है जब हमारे पास वीक लिगेंड्स आता है तो क्या करता है, रिपल्सन कम करता है, रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कम करता है, रिपल्सन कम होता है वीक लिगेंड्स में, रिपल्सन कम होगा तो डेल जीरो की वैल्यू भी कम होगी। तो इनके बीच की जो एनर्जी गैप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डेल जीरो, ये क्या होगी, स्मॉल होगी। और जब ये वैल्यू स्मॉल होगी तो ये ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल का गैप बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम चारों इलेक्ट्रॉनों को हम ऐसे भरेंगे 1 2 3 और ये 4। आप कहेंगे सर ये लोअर एनर्जी का था, इसमें पहले पूरी तरह से भर दिए गए होते तब उसमें जाता, लेकिन इसके बीच का एनर्जी गैप बहुत स्मॉल है। तो हुंड क्या कहता है कि अगर समान ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की हम पेयरिंग तब तक नहीं कराएंगे जब तक एक इलेक्ट्रॉन सब में ना हो जाए 1 2 3 4 वीक फील्ड लिगेंड्स के कारण। लेकिन अगर यही चीज़ अगर यहाँ पे हम लोग CFSC कैलकुलेट करें तो CFSC इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, N/T2G इंटू 0.4, ये माइनस में होगा, -0.4 प्लस NEG इंटू प्लस 0.6, ये वैल्यू क्या हो जाएगी डेल जीरो प्लस N डैश। आप देख रहे हैं N/T2G की वैल्यू कितनी है, N/T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, तो वैल्यू आप रखिए 3 इंटू -0.4 प्लस 1 इंटू 0.6। एक चीज जानते रहो, कहीं भी अगर वीक लिगेंड्स आता है तो वहाँ पे नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा 0 कंसीडर करना, हमेशा नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन 0 होगा। तो जब 0 होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन किसी के साथ पेयर नहीं किया है, तो ये हो जाएगा -1.2 प्लस 0.6 डेल जीरो, ये आ गया बेटा -0.6 डेल जीरो। किसके लिए है, D4 वीक फील्ड लिगेंड्स। लेकिन अगर यही D4 प्लस स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आए, तो अगर इसी के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आता है, जैसे यहाँ पे ये D4 है, D4 को आप कंसीडर करें 1 2 3 4, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स इसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए आता है तो आपको पता है इनके बीच में रिपल्सन होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और मेटल ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आता है तो रिपल्सन ज़्यादा आता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के कारण रिपल्सन जो होता है, मैंने आपको बता भी चुका हूँ, रिपल्सन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो डेल जीरो की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा आएगी। ऐसी स्थिति में ये हमारा ऑर्बिटल जब स्प्लिट करेगा, ये हमारा जब ऑर्बिटल एक्साइट करेगा, ये एक्साइट किया 1 2 3 4, एक्साइट करने के बाद ये 2 खंडों में स्प्लिट किया, EG सेट और T2G सेट में, EG सेट और T2G सेट में। तो जब EG सेट और T2G सेट में स्प्लिट किया, इसको बोलेंगे EG सेट, इसको बोलेंगे T2G सेट। इनके बीच जो डेल जीरो की वैल्यू होगी वो लार्ज आएगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया रिपल्सन ज़्यादा होगा और डेल जीरो की वैल्यू ज़्यादा आएगी। और जब डेल जीरो की वैल्यू ज़्यादा आएगी, जब हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम इसी में चारों इलेक्ट्रॉन डाल देंगे 1 2 3 4। आप कहोगे क्यों सर,
क्योंकि इनके बीच की एनर्जी गैप ज़्यादा है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसकी कम है। तो सबसे और इलेक्ट्रॉनों को अबाव के नियम के साथ क्या करते हैं, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल। इसमें हम तब तक इलेक्ट्रॉनों को ऊपर नहीं ले जाएंगे जब तक इसका पूरा फिलअप ना हो जाए, क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल इस समय बहुत कम हो गई। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किए, क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल नियर अबाउट इक्वल है। तो नियर अबाउट इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल है और ये काफ़ी हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल में रहना पसंद करता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ये जो हुआ, इसमें क्या हुआ, T2G सेट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, T2G सेट के पास इस समय जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, Eg 0 हो गया स्ट्रॉन्ग फिलिगेंस के कारण। स्ट्रॉन्ग फिलिगेंस के कारण ऐसा हुआ। तो जो हमारा CFSC होगा, CFSC इक्वल टू क्या हो जाएगा, N-T2G इंटू माइनस 0.4 NEG इंटू 0.6 और ये प्लस N-P हो गया। अब जरा सोचो, इसका ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग करने आया है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रहा, इसके साथ पेयरिंग करने आया। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग क्यों किया, क्या वजह हुई, तो आप कहोगे स्ट्रॉन्ग फिलिगेंस है। स्ट्रॉन्ग फिलिगेंस होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर कर गया, ठीक ना। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर कर गया तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि N' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर कर रहा है। अगर लिगेंड की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर करता है, किसी भी लिगेंड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं वही उसका नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। अगर आप नेचुरली इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं तो वहाँ पे N' की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, वहाँ पे नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, N-T2G की वैल्यू कितनी रखेंगे, 4 इंटू माइनस 0.4, NEG की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0 इंटू 0.6, ये हो गया आपका del 0 प्लस 1P, N' की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये हो गया माइनस 1.6 del 0 प्लस 1P हो गया, ये इसकी CFSC हो गई, ओके। तो ये था आपका D4 का स्ट्रॉन्ग फिलिगेंस, D4 का वीक फिलिगेंस। अब हम लोग बात करेंगे D5 का प्लस वीक लिगेंस। अगर D5 के साथ वीक लिगेंस है, सपोज करो ये आपके D5 है, 1 2 3 4 5, ये ग्राउंड स्टेट में है, एक्साइट होंगे, लिगेंस जब आएगा इसके साथ रिपल्सन होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन कम होगा क्योंकि बेटा क्या है, वीक फिलिगेंस है, वीक फिलिगेंस में रिपल्सन कम होता है, और जब रिपल्सन कम होगा तो del 0 की वैल्यू भी कम होगी, ये ऑर्बिटल स्प्लिट कर गया, 1 2 3 4 5, अब फिर इसके बाद ये स्प्लिट कर जाएगा, ये स्प्लिट कर गया, ओके। अब चूंकि इसकी वैल्यू स्मॉल है, del 0 की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, यहाँ पे del 0 की वैल्यू क्या है बेटा, स्मॉल है, क्यों, क्योंकि वीक फिलिगेंस है, ये वैल्यू कम हो जाएगी, रिपल्सन कम होगा। 1 2 3 4 5, अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भर देंगे, 1 2 3 4 5। अगर del 0 की वैल्यू मीन्स इन दोनों के बीच की एनर्जी गैप कम होगी, हम इलेक्ट्रॉन को तब तक नहीं पेयर कराएंगे जब तक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा ना हो जाए। हम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को सबको दे देंगे, लेकिन जब ये वैल्यू जब हमारे पास CFSC की वैल्यू बढ़ जाती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, या अर्थात एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG बढ़ जाएगा, तब उस समय हम लोग क्या करेंगे, पहले लोअर एनर्जी को पूरा फिलअप करेंगे, फिर इसके बाद EG सेट में ले जाएंगे। TG सेट के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इस समय, 2 इलेक्ट्रॉन, T2G सेट के पास 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो CFSC हो जाएगा, CFSC इक्वल टू क्या हो जाएगा, N-T2G इंटू माइनस 0.4 प्लस NEG इंटू 0.6 del 0 और प्लस N'P। आपको पता है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी वीक फिलिगेंस आ जाए वहाँ पे N' की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी हमेशा के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू माइनस 0.4 और 2 इंटू 0.6, और ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास कितना मिला, -1.2 और प्लस 1.2 इक्वल टू कितना मिल गया, 0। ये 0 मिल गया किसमें, वीक फिलिगेंस के लिए। अगर हम यहीं पर स्ट्रॉन्ग फिलिगेंस की बात करें, स्ट्रॉन्ग फिलिगेंस में
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के बारे में बात करें तो देखिए जरा, मीन्स D5 विथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। D5 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ये हमारे पास D5 है, 1 2 3 4 5, इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आ रहा है इंटरेक्ट करने के लिए। आपको पता है लिगेंड्स क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है। दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में रिपल्सन का मैग्नीट्यूड, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, रिपल्सन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा बेटा, जिसके कारण डेल जीरो की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये ऑर्बिटल क्या करेगा, एक्साइट करेगा। ये ऑर्बिटल एक्साइट किया, 1 2 3 4 5 एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट हुआ। फिर ये ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाएगा दो सेटों में, ईजी सेट, ये ईजी सेट हुआ और ये T2G सेट हुआ। अब चूंकि ये जो वैल्यू है, ये डेल जीरो की वैल्यू क्या है, लार्ज हो गई। लार्ज क्यों हुई बेटा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होने के कारण डेल जीरो की वैल्यू मीन्स ये बढ़ जा रही है। वीक फील्ड लिगेंड होगा, स्प्लिटिंग कम होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा, स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हाई एनर्जी लेवल में हो जाएगा, ये लोअर एनर्जी लेवल में हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में हमको 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5 ऐसे बढ़े, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। हाँ, उसमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें थे, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें थे, वीक फील्ड। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर कर गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर कर गया। तो नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, n डैश इक्वल टू 2, नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन 2। तो CFSC इक्वल टू क्या हो जाएगा, CFSC इक्वल टू NT2G इंटू माइनस 0.4 NEG इंटू 0.6, ये हो गया डेल जीरो प्लस n डैश P। वैल्यू को पुट करिए, NT2G में वैल्यू कितनी है, 2 2 4 1 5 5 इंटू माइनस 0.4, NEG में वैल्यू कितनी है, 0 इंटू 0.6, ये हो गया डेल जीरो प्लस n डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2p। ओके, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2.0, और ये वैल्यू 0 हो गई, प्लस 2p। इसका मतलब क्या होगा, -2 प्लस 2p। ये CFSC आ गया फॉर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ऑफ D5। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड के लिए CFSC कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है ना। ओके, अब हम लोग बात करेंगे D6 प्लस वीक फील्ड लिगेंड्स। D6 प्लस वीक फील्ड लिगेंड्स, अगर आपके पास D6 है, सबसे पहले आप D6 ले लीजिए, D6 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट में है। लिगेंड आएगा, एक्साइट करेगा ये ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6। अब ये स्प्लिट करेगा, EG सेट और T2G सेट में स्प्लिट किया, समझ आ रहा है बेटा। देखो EG सेट और T2G सेट में स्प्लिट किया। अब देखो इनके बीच का गैप क्या है, इनके बीच का गैप क्या है, स्मॉल है। क्यों स्मॉल है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड्स। वीक फील्ड लिगेंड्स में बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं करा पाता है। स्प्लिटिंग मीन्स ऑर्बिटल का टूटना, लोअर और हायर एनर्जी, तो बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं करा पाएगा। तो ऐसे स्थिति में 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे। जब बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं करा पाएगा तो इनकी ऑर्बिटल की एनर्जी नियर अबाउट सेम ही मानेंगे। तब इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब इनकी गैप ज़्यादा हो जाएगी, देखने में तो सबको लग रहा है कि सेम है, लेकिन ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो अगर इनकी गैप ज़्यादा हो जाएगी, डेल जीरो की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इसमें डाल देंगे, बचे हुए इलेक्ट्रॉन को इसमें डालेंगे। ऐसी स्थिति में इसका CFSC क्या हो जाएगा, इसका CFSC देखिए भाई, इसका CFSC क्या हो जाएगा बेटा, देखो CFSC NT2G इंटू माइनस 0.4 NEG इंटू 0.6 डेल जीरो प्लस n डैश P। चूंकि वीक फील्ड लिगेंड्स है, तो वीक फील्ड लिगेंड्स में हमेशा क्या करेंगे, n डैश की वैल्यू 0 रखेंगे। अब आप सोचेंगे सर ये पेयर इलेक्ट्रॉन किया है, नहीं, पेयर ये लिगेंड की वजह से नहीं किया है, ये मजबूरी है। क्या मजबूरी है, जैसे हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन को डालना है, तो मजबूरी है कि एक एक इलेक्ट्रॉन तो सब में डाल देंगे, लेकिन बचा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। तो ये लिगेंड की वजह से नहीं हो रहा है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल से, तो मैं वहाँ पे पेयरिंग करा रहा हूँ
तो एन डैश की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। CFSC क्या हो जाएगा बेटा, देखो N-T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इंटू माइनस 0.4। NEG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू 0.6, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये मिल गया -1.6 प्लस 1.2 डेल 0, ये मिला कितना -0.4 डेल 0। ओके, अगर इसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लेते हैं, मीन्स D6 प्लस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा वहाँ पे लिगेंड्स और ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा और डेल 0 की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो d ऑर्बिटल हैं, जो d ऑर्बिटल हैं 1 2 3 4 5 6, ये ऑर्बिटल एक्साइट करेंगे, ये ऑर्बिटल एक्साइट करेंगे 1 2 3 4 5 6, और फिर इसके बाद ये ऑर्बिटल क्या करेंगे, स्प्लिट कर जाएंगे, और स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी ये Eg हुआ और ये क्या होगा T2G हुआ, ये Eg T2G, दोनों के बीच की गैप क्या होगी, ज़्यादा होगी। डेल 0 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, लार्ज है। क्यों लार्ज है भाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, क्योंकि लिगेंड्स जब आएगा तो इसमें रिपल्सन बहुत ज़्यादा कराएगा, ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी, और जितना ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी, जितना ऑर्बिटल एक्साइटेशन कंडीशन जाएगा उतना ज़्यादा, उतना तेज़ी से टूटेगा और उतना ज़्यादा एनर्जी गैप का हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हमको फिलअप करना है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दिए। सॉरी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है ना, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में हम लोग क्या करेंगे 1 2 3, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे, हाँ ठीक है, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन को ऐसे डाल देंगे, पेयरिंग करा देंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन इतने कैपेबल नहीं है कि इसमें चले जाएं। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका जो CFSC हो जाएगा, CFSC इक्वल टू N-T2G इंटू -0.4 NEG इंटू 0.6, और यहाँ पे N डैश प्लस N डैश P है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहे हैं भाई, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर कर रहा है, ये तो नेचुरल पेयरिंग है। तो नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, N डैश इक्वल टू 2 है। तो क्या हो जाएगा, N-T2G की वैल्यू कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, तो 6 इंटू -0.4, NEG की वैल्यू 0 इंटू 0.6, N डैश की वैल्यू कितना रखेंगे 2P, ये हो जाएगा -2.4 प्लस 2P हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे D7 के बारे में। देखिए D7 के बारे में, D7 है, अगर इसके साथ वीक फील्ड लिगेंड्स ला रहे हैं, D7 के साथ वीक फील्ड लिगेंड्स ला रहे हैं, तो देखिए जाना D7 है 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका ग्राउंड स्टेट में है, लिगेंड्स आएगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, रिपल्सन कम होगा, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड्स से रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कम होगा और डेल 0 की वैल्यू भी कम होगी। ये क्या होगा, एक्साइट करेगा 1 2 3 4 5 6 7, अब ये ऑर्बिटल क्या करेगा, स्प्लिट कर जाएगा EG सेट में और T2G सेट में। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके बीच की एनर्जी गैप क्या है, डेल 0 की वैल्यू स्मॉल है, ये वैल्यू कम है, स्मॉल है। क्यों, क्योंकि ये जो लिगेंड्स आया वीक फील्ड लिगेंड्स था, इसको बहुत ज़्यादा रिपल्सन नहीं कर पाया, स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करा पाया। तो जब इनके बीच की एनर्जी गैप बहुत कम है, तो जो हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो उनके नियम अनुसार 1 2 3 4 5, जैसा मैं भर रहा हूँ उसी तरीके से भरा जाएगा, फिर 6 और 7। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहे हैं लिगेंड्स की वजह से नहीं, नेचुरल पेयरिंग है, तो ये हो जाएगा T2G5 और Eg2। तो फाइनली जो CFSC हो जाएगा, CFSC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे N डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड्स में वीक फील्ड लिगेंड्स पेयरिंग नहीं कराता है, N डैश की वैल्यू 0, N-T2G इंटू -0.4 प्लस NEG इंटू 0.6, ये हुआ, और फिर इसके बाद डेल 0 प्लस N डैश P,
ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, एन टी टू जी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 इंटू माइनस 0.4, एन ई जी की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 0.6, ओके, डेल जीरो, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी चूंकि वीक फील्ड लिगेंड्स, तो ये हो जाएगा माइनस 2.0 प्लस 1.6 टू 12 हो 1.2, ये हुआ डेल जीरो, या आप ये कह सकते हैं माइनस 0.8 डेल जीरो हुआ, ओके। अब इसको अगर हम लोग D7 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लेते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लेते हैं D7 में, तो D7 आप बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये D7 हो गया। अगर इसमें कोई भी लिगेंड्स आ रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इसमें इसके बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, रिपल्सन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो डेल जीरो की वैल्यू बढ़ेगी, ये ऑर्बिटल ग्राउंड से एक साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब ये ऑर्बिटल दो खंडों में स्प्लिट कर जाएगा, ईजी सेट में और T2G सेट में, T2G सेट में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, इस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल जीरो की वैल्यू लार्ज हो जाएगी, तो लार्ज हो जाएगी तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई और इसकी एनर्जी कम हो गई, तो 7 इलेक्ट्रॉन को हमको मैनेज करना है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा इसमें। जरा देखो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर किए, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन इसमें आकर पेयर किया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की वजह से ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर किया, तो यहाँ पे जो यंग डैश की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। अब हम लोग CFSC कैलकुलेट कर लें, CFSC इक्वल टू क्या हो जाएगा, N T2G इंटू माइनस 0.4 NEG इंटू 0.6, और ये हो जाएगा डेल जीरो प्लस यन डेल टी हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में N T2G की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो क्या रखेंगे 6 इंटू माइनस 0.4 1 इंटू 0.6, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी डेल जीरो प्लस नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा 1p माइनस 2.4 0.6 डेल जीरो और प्लस 1p, ये कितना हो जाएगा माइनस 1.8 डेल जीरो प्लस 1p, ये CFSC आ गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ऑफ D7 का, ओके। अगर सपोज करो हम लोग D8 लेते हैं विथ वीक फील्ड लिगेंड्स, तो हम लोग क्या करेंगे D8 लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये D8 हुआ। अब देखो इसमें अगर वीक फील्ड लिगेंड्स आता है तो रिपल्सन का, ये वीक फील्ड लिगेंड्स आएगा रिपल्सन कम कराएगा, ऑर्बिटल को एक्साइट किया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये ऑर्बिटल दो खंडों में स्प्लिट कर गया, T2G सेट और EG सेट में, ये आपका EG सेट हुआ, ये T2G सेट हुआ। अब चूंकि ये वैल्यू क्या है स्मॉल है, डेल जीरो की वैल्यू क्या है स्मॉल है, चूंकि वीक फील्ड लिगेंड्स आ रहा है तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं करा पाएगा, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन को हमको फिलअप करना है, क्या करेंगे 2 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 और 8, EG में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो हमारे पास जो CFSC आएगा यहाँ तक N T2G इंटू 0.4 माइनस 0.4 NEG इंटू 0.6। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0 होगा, क्यों 0 हो रहा है भाई, क्योंकि ये नेचुरल पेयरिंग है, लिगेंड्स की वजह से पेयरिंग नहीं हो रही है, और तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू प्लस 0 हो जाएगी, P हो जाएगी। N T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 हैं, तो 6 इंटू माइनस 0.4, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 हैं, 2 इंटू 0.6 कितने हो गए भाई, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे माइनस 2.4 प्लस 1.2 माइनस 1.2 आ गया डेल जीरो। लेकिन अगर यही चीज़ में हम लोग जो है, यही चीज़ अगर हम लोग वीक फील्ड लिगेंड्स, ये तो वीक फील्ड लिगेंड्स की बात हुई, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के बारे में बात करें, अगर हम D8 को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के साथ जोड़ते हैं, D8 प्लस स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, अब D8 आप बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आएगा, रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, एक्साइटेशन होगा,
तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और स्प्लिटिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई। ये आपका EG सेट हुआ और ये आपका T2G सेट हुआ। क्योंकि ये वैल्यू जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की वजह से ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें पेयरिंग करा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो बचेगा उसमें जाएगा। तो देखो वही सिचुएशन मिल रही है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन D6 में है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 2 है, ये सिचुएशन मिल रहा है। इसका मतलब इसका भी CFSC स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में भी। अब ये बात नहीं है कि सर यहाँ पे पेयरिंग की क्या बात होगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन भी 0 है। क्यों 0 है भाई? क्योंकि यहाँ लिगेंड की वजह से पेयरिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से ऐसी दशा में पड़े हुए पेयर हुए हैं, चाहे वीक फील्ड लिगेंड्स तो देखो तब भी है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर करने आ रहा है, पहले से ही पेयर में है, तो n' की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब n' की वैल्यू 0 हो गई, वही सिचुएशन मिला, इसका भी CFSC 1.2 आ गया। इसी तरीके से अगर हम लोग D9 में करें तो वीक फील्ड लिगेंड्स लेंगे, जो CFSC आएगा वही D9 का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स मिलेंगे, वही दोनों का सेम क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू ऑफ CFSC। ओके, चाहे D10 विथ वीक फील्ड लिगेंड्स ले या D10 विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ले, इसमें भी सेम वैल्यू ऑफ CFSC आएगा। उसका वजह क्या है, क्योंकि इसमें पर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज है। और चाहे आप D1 लीजिए, फिर D2 लीजिए या फिर D3 लीजिए, इसमें भी चाहे आप वीक फील्ड लिगेंड्स लीजिए इन सब के साथ, या फिर इन सब के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लीजिए, सेम वैल्यू ऑफ CFSC की मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होता है D1 D2 D3 D8 D9 D10, इसमें लिगेंड स्ट्रेंथ वर्क नहीं करता है। बाकी D4 D5 D6 D7 में लिगेंड स्ट्रेंथ वर्क करता है।